इस वीडियो में हम लोग साउंड के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कि एक है फोर्स्ड वाइब्रेशन और दूसरा रेजोनेंस, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके क्लास के साइंस और मैथ्स के लिए ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको इन्फिनिटी लर्न पर मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इन कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। कूपन कोड DG10 का यूज़ करके आप एडिशनल 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, जो कि केवल 200 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। हमारा पहला टॉपिक है फोर्स्ड वाइब्रेशंस। ये किस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ तो हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है। फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहने का मतलब हुआ कि ऐसा वाइब्रेशन जो कि फोर्स्ड है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है, और इसका डेफिनेशन भी यही कह रहा है, द वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी which take place under the influence of an external periodic force acting on it are called forced vibrations। इसका मतलब अगर कोई बॉडी किसी दूसरे वाइब्रेटिंग बॉडी के इन्फ्लुएंस में आकर खुद वाइब्रेट करने लगता है तो इस तरह के वाइब्रेशन को ही फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे। फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में वाइब्रेटिंग बॉडी पर तीन फोर्सेस काम करते हैं। सबसे पहला रेस्टोरिंग फोर्स, जिसके कारण से बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर पाता है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, या जिसको रेसिस्टिव या डैम्पिंग फोर्स भी कहते हैं, जो कि आसपास के मीडियम के कारण बॉडी पर लगता है। और तीसरा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर बॉडी वाइब्रेट करता है। हम जानते हैं कि हर बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है और बॉडी का टेंडेंसी होता है कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट करे, लेकिन जब उस पर किसी और फ्रीक्वेंसी का एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई होता है तो वो धीरे धीरे उसी के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है। मान लेते हैं इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है और इस पर जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। ऐसे में ये बॉडी जब इसके इन्फ्लुएंस में आता है तो ये भी 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन में भी दो केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी f है और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स या ड्राइविंग फोर्स भी जिसको कहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी n है। अब या तो दोनों फ्रीक्वेंसी अनइक्वल होगा n नॉट इक्वल टू f, या तो दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा n इक्वल टू f। अगर ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है तो उस केस में बॉडी वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के केस में जितना एम्पलीट्यूड होता है उससे काफ़ी कम एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट करेगा। और अगर आसपास कोई मीडियम है, इस पर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, तो उस डैम्पिंग फोर्स के कारण ये वाइब्रेशन कुछ समय के बाद बंद भी हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस के केस में ऑसिलेशन बहुत तेजी से होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का। रेजोनेंस के केस में अगर इसके आसपास कोई भी मीडियम नहीं हो, इस पर कोई भी डैम्पिंग फोर्स नहीं काम करता हो, तो ऐसे में इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता है। एम्पलीट्यूड कैन बी इनफाइनाइट। अब हमें समझना है कि सिंपैथेटिक वाइब्रेशंस क्या होते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में डैम्पिंग फोर्स के कारण बॉडी का वाइब्रेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन डैम्पिंग फोर्स होने के बाद भी हम इसको एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करवा सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमें एक ऐसा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स चाहिए जो इसके एनर्जी लॉस को कंपनसेट कर दे। अगर ड्राइविंग फोर्स हर वाइब्रेशन के एनर्जी लॉस को कंपनसेट कर देता है और बॉडी एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगती है तो इसी तरह के वाइब्रेशन को सिंपैथेटिक वाइब्रेशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब हमें फोर्स्ड वाइब्रेशन के एग्जाम्पल्स देखने हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फॉर्क लेकर टेबल के टॉप पर रख देते हैं तो टेबल का टॉप भी वाइब्रेट करने लगता है। टेबल के टॉप में हो रहे इस वाइब्रेशन को फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे। इस एग्जाम्पल से हमें ये भी पता चलता है कि वाइब्रेशन के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फॉर्क से हमें कोई साउंड नहीं सुनाई देता है या बहुत ही धीमा साउंड सुनाई देता है, लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी से जब टेबल का टॉप वाइब्रेट करता है तो उससे हमें एक लाउड, एक इंटेंस साउंड सुनाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल है माइक्रोफोन। जब हम लोग माइक में बोलते हैं तो माइक के अंदर एक डायफ्राम लगा रहता है। हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी से आवाज़ निकालते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये भी वाइब्रेट करता है, तो इसीलिए हम इसको भी फोर्स्ड वाइब्रेशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। उसी तरह गिटार में भी फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है। आपको पता होगा कि गिटार के अंदर एक हॉलो स्पेस होता है जिसमें कि हवा रहती है। जब गिटार के तार को खींचा जाता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है
और उसी वाइब्रेशन के कारण अंदर भरा हुआ एयर भी वाइब्रेट करता है, उसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है, जिससे मीडियम में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जाता है और एक लाउड साउंड क्रिएट होता है। सिर्फ गिटार ही नहीं, बाकी के जितने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें एक हॉलो साउंड बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि एयर भरा रहता है। एयर का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, इसीलिए फोर्स्ड वाइब्रेशन के कारण एक बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया, लेकिन नेचुरल वाइब्रेशन से ये कैसे अलग है ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि अगर बॉडी वैक्यूम में है, किसी मीडियम में नहीं है, तो उस पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स काम नहीं करेगा, और ऐसे में अगर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो इस तरह के वाइब्रेशन को नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे। और अगर बॉडी किसी मीडियम में रखा गया है, उस पर डैम्पिंग फोर्स भी लग रहा है और ऊपर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी काम कर रहा है, तो इस तरह के वाइब्रेशन को फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे। नेचुरल वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, जबकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेचुरल वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, जबकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बदलने के साथ बदल जाता है। नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, जबकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब हमें रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है, जो कि फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही एक स्पेशल केस है। फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी होता है जो कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर वाइब्रेट करता है। ऐसे में अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दिया जाए तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड तेजी से बढ़ने लगता है। इसी फिनोमिनन को रेजोनेंस कहते हैं। जब दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है यानी n=f होता है, ऐसे में बॉडी सोर्स से एनर्जी लेने लगता है और इसका एम्पलीट्यूड उसी कारण से बढ़ने लगता है। लेकिन अगर इसका फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या कम होता है तो रेजोनेंस नहीं बन पाता है। ऐसे में बॉडी में फोर्स्ड वाइब्रेशन तो होता है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी छोटा होता है। एग्जाम में रेजोनेंस को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, when the frequency of the externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency, the body readily begins to vibrate with an increased amplitude. दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में जब इस तरह से लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन होता है तो इस वाइब्रेशन को रेजोनेंट वाइब्रेशन कहते हैं। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस के लिए सबसे पहले तो अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी में वाइब्रेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ अप्लाइड फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए वाइब्रेटिंग बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। रेजोनेंस के केस में हमें एक तेज आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि बॉडी एक बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है और ये मीडियम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भेजता है। तो फाइनली हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। इन्फिनिटी लर्न के कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।